अध्याय 701 कानून तोड़ो। सच कहूं तो क्विन का मन इस सोच में डूबा हुआ था कि क्या वह इस समय सही काम कर रहा है या नहीं। इसलिए नहीं कि वह परजीवी समूह के लोगों की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे शापित जहाज पर अपने दोस्तों की चिंता थी। वे कुछ समय से जहर से संक्रमित थे और क्विन के जाने के बाद डेनिस गंभीर संकट में था। वह जानता था कि अब उसके कार्य करने से उनकी मदद करने में देरी होगी। समस्या ये थी कि सिल की क्षमता अगले 24 घंटों तक ही काम करेगी। शेल्टर गुड से यात्रा करते समय जानवरों से टकराने की संभावना थी, यहाँ तक कि अपनी छाया यात्रा का उपयोग करते समय भी ऐसा होने की संभावना थी। लौटने पर उसे लगा कि शायद तब तक सिल के पास उसकी क्षमता नहीं रह जाएगी। वह शायद पुआल की नकल कर पाता, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, या फिर दोनों की क्षमताएं बिल्कुल एक जैसी ही होंगी क्योंकि उनमें थोड़ा अंतर था। वेविल के अनुसार पागल होने पर भी उनके मरने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि वेविल ने उसे इसकी जानकारी दी थी, इसलिए वह इतनी जल्दी लौटने को लेकर चिंतित नहीं था। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उसे चिंता नहीं होगी। दूसरों के साथ कमरे से निकलकर वे आखिरकार बाहर पहुंचे जहां वे सिल के काम की गहराई देख सकते थे। वहां सैकड़ों लोग दर्द से तड़प रहे थे या बेहोश होकर जमीन पर लौट रहे थे। उन्हें आश्रय स्थल में इस तरह फैला हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। चिंता मत करो क्विन, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं मेंटिस से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। आंखें बंद करते हुए सिल ने ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथ हरे रंग में चमकने लगे और एक अजीब सी आभा उन्हें घेरने लगी। स्वीकार करने से पहले ही सिल को दूसरों के बारे में पता था कि उन्हें मदद की जरूरत है। उसने कभी भी हर व्यक्ति के जहर को अलग अलग निकालने की योजना नहीं बनाई थी। उसके हाथों के आसपास का आभामंडल पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। जमीन पर पड़े हर शरीर से हरा जहर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जहां वे खड़े थे वहां उन्हें आश्रय स्थल पर जहर के छोटे छोटे हरे कण दिखाई दे रहे थे और फिर एक ही समय में वे सब जमीन पर गिर पड़े। कैसे? मैंने मेंटिस को पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। क्या कोई जहर का उपयोगकर्ता भी इस तरह का काम कर सकता है? वेविल सोच रहा था। परजीवियों को शापित गुट से निपटने की कोशिश करने से पहले कम से कम कुछ शोध तो कर ही लेना चाहिए था। इस पूरे मामले में यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। मुझे लगता है कि मैंने सबको पकड़ लिया है, अब चलो जहाज की ओर चलें, सिल ने कहा। चलो सबको बचाते हैं। मुझे खुशी है कि किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा, क्विन ने कहा। ट्रेनिंग रूम में हर कोई अपनी आंखों के सामने हो रही भयावहता को देख रहा था। फैक्स किसी अजीबोगरीब जानवर में बदल गया था, उसका आधा शरीर बदल गया था। उसने ब्लिप की गर्दन पकड़ ली थी और लगातार उसका खून चूस रहा था। ब्लिप कुछ करना चाहता था, उसने फैक्स को मारने की पूरी कोशिश की। वह ये भी नहीं जानता था कि यह फैक्स है, लेकिन वह जीवित रहने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मुंह बेकार लग रहे थे और जैसे जैसे प्रत्येक सेकंड बीतता गया वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की शक्ति खत्म हो रही है। लिंडा अभी भी फर्श पर पड़ी थी, उसके साथ हुई मुठभेड़ से आहत। वह उठकर अपने भाई की मदद करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। आखिरकार ऐसा लगा कि ब्लिप के हमले उसे कुछ हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब फैक्स उसकी बाहों पर वार करने लगा था। ब्लिप की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं। क्या हम कुछ करने जा रहे हैं? सैम ने पूछा। पॉल हिचकिचा रहा था। वह नहीं जानता था कि उसके सामने क्या है और वह वास्तव में केस के कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक उसके पास इतना खून आ जाना चाहिए था कि वह वापस लौट सके, लेकिन वह ऐसे पीता जा रहा है मानो उसे खून चूसने की लत लग गई हो। शायद जहर उस पर असर कर रहा है, काज़र ने कहा। पॉल सोच रहा था कि क्या वह भी वही करतब दिखा सकता है जो उसने डेनिस के साथ किया था, लेकिन उसे बीच में आने की कोई गुंजाइश नहीं मिली। जो कुछ हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। तभी उसे अपने गाल पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ। जब वह और सैम सोच ही रहे थे कि क्या करें, काज ने पहले ही हरकत शुरू कर दी थी। उसने फैक्स का हाथ पकड़ रखा था, उसे ब्लिप पर वार करने से रोककर फिर उसके शरीर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी एड़ी से लगातार उसके शरीर पर वार किया और उसे बार बार मारा। अंततः ऐसा लगा जैसे फैक्स ने हिलना बंद कर दिया है। दोनों लड़के ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, सैम ने स्तब्ध होकर कहा। क्या इसीलिए क्विन ने हमें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा था? पॉल ने पूछा। वह मरा तो नहीं है? नहीं, काज ने जवाब दिया। अभी तो यही बेहतर होगा कि मैं उसके पास ही रहूं, कहीं वो उठ न जाए। उसके पास जमीन से हल्की कराह की आवाज आए और तुरंत ही उसने फैक्स के शरीर पर अपना पैर पटका ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह चुप हो जाए। अब तक लिंडा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और जमीन पर पड़े अपने भाई की तरफ दौड़ रही थी। जब वह वहां पहुंची तो वह नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसका भाई उसे लगभग पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसका कंधा पूरी तरह से हड्डी और टेंडन तक नोच लिया गया था। उसकी त्वचा इतनी सिकुड़ गई थी मानो उसमें बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई हो। फिर भी वह देख सकती थी कि वह सांस ले रहा था, दर्द में था।
उसके जख्मों से खून अभी भी रिस रहा था। मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ। सैम कमरे से बाहर निकलते हुए चिल्लाया, किसी को ढूंढने की कोशिश करने के लिए, लेकिन सैम समेत बाकी लोग जानते थे कि यह बेकार होगा। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लिप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। अपने भाई का सिर उठाकर उसने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, मानो वह बहरा हो। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, पर धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने बिना किसी ताकत के अपना हाथ बढ़ाकर लिंडा का हाथ थामा और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। नहीं, वह चिल्लाए, तुम यहाँ नहीं मरोगे। लिंडा ने पॉल और काज की तरफ देखा। तुम दोनों क्विन की तरह पिशाच हो, है ना? क्या तुम उसे नहीं बचा सकते जैसे क्विन ने मुझे बचाया था? उसे कुछ बना दो, कुछ भी, ताकि वो एक और दिन जी सके। वो रो पड़ी। पॉल ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कैसे, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं सचमुच ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। तुम नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता, काज ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हालांकि मैं उसे बदल सकता हूँ, लेकिन ये पिशाच कानूनों के विरुद्ध है। अगर मैंने ऐसा किया तो वह अवैध हो जाएगा। मुझे अपने नेता से ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन वह मर रहा है, क्या आप नियमों को भूलकर उसे नहीं बचा सकते? उसने विनती की। काज ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से खड़ी हो गई। एकमात्र व्यक्ति जो उसे बदल सकता है वह है क्विन, क्योंकि वह एक पिशाच नेता है। तब वह अवैध नहीं रहेगा। प्लीज प्लीज, लिंडा जोर जोर से चिल्लाई, वो गिड़गिड़ा रही थी। वो जानती थी कि काज में ये क्षमता है। जब उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने नियमों का पालन कर रही थी। क्विन, वह चीखी, तुम कहाँ हो? काज के मदद करने से इनकार करने के बाद वह सिर्फ एक ही व्यक्ति से पूछ सकती थी, लेकिन उसकी चीखें बेकार थीं। उसी क्षण ब्लिप की आंखें बंद होने लगीं और उसकी सांसें थम गईं। दिल की धड़कन की आवाज़ खामोश थी। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह मर चुका है, अब उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं है, काज ने कहा। परजीवियों को उनके हाल पर छोड़कर उनके पास मौका था कि वे इस समय का इस्तेमाल भाग निकलने के लिए कर सकें। लेकिन ग्रह से बचकर वे कहाँ जाएंगे? किसके पास भागेंगे? वेविल ने क्विन से वादा किया था कि अब से वह उसका पीछा करेगा और सब कुछ उसे और हाना को सौंप देगा। हालांकि टोनी उपनेता था, लेकिन गुट के सदस्य असल में इन दोनों का सबसे ज्यादा सम्मान करते थे। जब भी कुछ गड़बड़ होती तो यही लोग मैंटिस को समझाने की कोशिश करते, जरूरत से पहले ही उसे कुछ दवा दे देते। जबकि टोनी ही मैंटिस की जी हुजूरी करता था, हर सुझाव और हर काम के लिए हाँ कहना। ठीक है सब लोग, अब आप सबको फैसला करना है, वेविल मंच के ऊपर से चिल्लाया। गुट के सदस्य ठीक हो रहे थे और उनमें फिर से चलने लायक ताकत आ गई थी। लेकिन वे उस बम के बारे में नहीं जानते थे जो वेविल उन सब पर गिराने वाला था। तुम्हारे पास एक विकल्प है। वापस लौटते हुए क्विन और सिल को कोई परेशानी नहीं हुई और वे आश्रय स्थल पर अपने अनुमान से भी पहले पहुंच गए। समय से पहले ही एक संदेश भेजा गया था और पीटर ने जवाब दिया था कि डेनिस अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी समय पहले की बात है। वे दोनों टेलीपोर्टर से गुजरकर शापित जहाज पर सवार हो गए और सीधे कमांड सेंटर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पीटर मुख्य बड़े खुले हॉल में खड़ा था। क्विन, क्या तुम इसे हल करने में कामयाब रहे? पीटर ने पूछा। मैंने तो नहीं किया, लेकिन सिल अब जहर निकाल सकता है। बाकी लोग कहाँ हैं? क्विन ने पूछा। पीटर आगे तो चल रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्विन को क्या कहे ताकि रास्ते में जो कुछ हुआ था उसके लिए उसे तैयार कर सके। क्विन इस बात से खुश लग रहा था कि उसे बाकियों को बचाने का कोई रास्ता मिल गया है। फिर ट्रेनिंग रूम में दाखिल होते ही क्विन को कमरे में कई लोग दिखाई दिए। खून की बदबू आ रही थी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने कल्पना की कि उनमें से और भी लोग दूसरों की तरह जमीन पर उल्टी कर रहे होंगे। सैम, पॉल और कास के साथ वहां मौजूद थे। वे दोनों डेनिस, नेट और फैक्स के ऊपर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई बार पीटा गया हो, लेकिन कम से कम वे जिंदा तो थे। सिल उन्हें देखकर जल्दी से दौड़ी और जहर निकालने में लग गई। कमरे में और गौर से देखने पर उसे लिंडा दिखाई दी, जो उन सबसे दूर थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। क्विन ने सिल को कई बार परेशान होते हुए ऐसा करते देखा था। हालांकि उससे भी ज्यादा उसका ध्यान दो चीजों ने खींचा। एक तो लिंडा के रोने की आवाज, वो बेकाबू होकर रो रही थी और अब भी उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। दूसरी बात, उसके सामने क्या था? किसी चीज पर एक चादर बिछी हुई थी और ठीक नीचे उसमें से एक जोड़ी जूते निकले हुए दिखाई दे रहे थे। नहीं नहीं, मैं सिल को वापस ले आया हूं, अब जहर से छुटकारा मिल जाएगा, क्विन उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। लिंडा और उसके सामने पड़ी लाश को देखकर उसे दोनों बातें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब उसने किसी को पास आते सुना तो उसने धुंधली दृष्टि से क्विन को देखा। क्विन, वह रोई। ब्लिप, तुम उसे बचा सकते हो, है ना? प्लीज मुझे बताओ कि तुम उसे बचा सकते हो। वह सिसकती रही।
यह उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी कि काज ने जो कहा था वह गलत था। घुटनों के बल बैठकर क्विन ने चादर हटाकर उसके नीचे देखा, खून से लथपथ, जिसे ब्लिप कहते हैं। उसने आंखें बंद कर लीं और चादर वापस ऊपर रख दी। वह जानता था कि ब्लिप मर चुका है। मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ नहीं था, मैं मरे हुओं को वापस नहीं ला सकता, क्विन ने धीरे से कहा। अपना सिर नीचे रखकर वह लगातार रोती रही। क्विन उसके पास गया, इस उम्मीद में कि शायद वह उसे सांत्वना दे सके। मत करो क्विन, बस चले जाओ। मुझे पता है कि यह तुम्हारी या फैक्स की गलती नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती, कुछ देर के लिए नहीं, लिंडा ने कहा। क्विन समझ गया और उसे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बहुत मजबूत औरत थी और उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन फिर उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर हुआ क्या था। ब्लिप को तो जहर का संक्रमण हुआ ही नहीं था। अपने मन में ब्लिप की छवि के बारे में सोचते हुए उसे उसकी गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। काटने के 2 निशान थे। क्विन के मन में तुरंत काज को दोष देने का विचार आया और उनकी ओर वापस चलते हुए उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके पास पर्याप्त था। अगर काज इसके पीछे था तो उसे यकीन नहीं था कि क्या वह इस बार खुद को रोक पाएगा, यहाँ तक कि उसके दस्ताने पहले से ही एक अजीब छाया से ढके हुए थे। क्विन, ये काज नहीं था, पॉल ने उसकी आंखों में भाव पहचानते हुए कहा। ये सुनकर वह सोचने लगा कि लिंडा ने क्या कहा था, कि उसने कहा था कि वह इसके लिए उसे या फैक्स को दोष नहीं देती। गुस्सा शांत होने लगा और परछाई गायब हो गई। आखिर कैसे? क्विन को सब कुछ बता दिया गया था कि उनके दूर रहने के दौरान क्या हुआ था। वह खुद पर कोस रहा था कि अगर वह रुक जाता तो क्या नतीजा कुछ और होता। हालांकि सैम, नेट और डेनिस सभी ने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की, खासकर डेनिस, जो क्विन का पहले से भी ज्यादा शुक्रगुजार था। वह जानता था कि उसकी जान खतरे में है और अगर क्विन परजीवियों से निपटने के लिए उतनी ही जल्दी नहीं गया होता तो उसकी भी मौत हो सकती थी। आखिरकार शापित जहाज पर सभी को ये खबर सुनाई गई। ब्लिप के लिए एक दिन का शोक घोषित किया गया था। यह एक झटका था, खासकर इसलिए क्योंकि क्रूज के कई सदस्य उसकी वजह से ही शामिल हुए थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लिंडा सुबह के कार्यक्रम में अभी तक नहीं दिखी थी। वे उससे किसी तरह के भाषण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्लिप की मौत का दोष परजीवियों पर मढ़ा गया और इसके साथ ही क्विन द्वारा उन पर हमला करने की खबर भी फैल गई। उन्हें यह नहीं बताया गया कि उसने अकेले ऐसा कैसे किया, लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक बड़े समूह ने ऐसा किया होगा, वरना गुट के और भी सदस्यों को इसके बारे में पता चल जाता। उनके लिए घटनाओं का क्रम गड़बड़ा गया था। उन्होंने सोचा था कि ब्लिप को परजीवियों ने किसी तरह मार डाला था और फिर क्विन उनसे निपटने गया, जिससे उन सभी को यह साबित हो गया कि क्विन को उनकी जान की कितनी परवाह थी। उसने सोचा था कि शायद लोग ऐसी बात के बाद चले जाएंगे, लेकिन सबने रुकने का फैसला कर लिया था। पहले की तुलना में उसे ज्यादा सम्मान दे रहे थे। वेविल ने अपना वादा निभाया था। वह डेजी से संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उसने उनके लिए एक संदेश छोड़ा जिसमें इस घटना के लिए परजीवियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने शापित गुट के इर्द गिर्द फैली कहानी पर ही टिके रहने का फैसला किया। द्वंद्व युद्ध के बाद मंटिस ने ब्लिप पर हमला किया था और क्विन ने जवाबी कार्रवाई की थी। परजीवी के ज्यादातर सदस्य शापित गुट में शामिल होने के लिए राजी हो गए और वेविल की उम्मीद के मुताबिक जहर हटा दिए जाने के बाद वे बहुत शुक्रगुजार थे। सदस्यों ने अपने परिवारों को स्थिति बताई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि परजीवियों में असल में क्या चल रहा है। उनके पास जो आश्रय था वह बना रह सकता था और अब स्थायी रूप से बनने की प्रक्रिया में था। वे इस मामले की देखरेख के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में थे और आखिरकार लिंडा ही आगे आई। वह अपने भाई की मौत से थोड़ा उबर चुकी थी, सबके साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वे बात करते उसके आसपास एक अजीब सा एहसास होता। जब उसने स्वेच्छा से आगे आकर काम किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि उसे इस तरह का काम देना बेहतर होगा ताकि उसका ध्यान इस काम से हट जाए। परजीवी के सामान की जांच करते समय उन्हें पता चला कि मैंटिस ने अपनी निजी जहर क्षमता की किताब लिखी थी। पॉल को ये किताब पढ़ने के लिए दी गई थी और उसने पाया कि इसमें साधना की ऐसी तकनीकें हैं जो किसी को अपनी क्षमता को 8वें स्तर तक बढ़ाने की शिक्षा देंगी। ये वह चीज़ थी जिसकी उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शापित गुट के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन पॉल ने उन्हें याद दिलाया कि भविष्य में और भी कई कठिन समय आने वाले हैं। हालांकि बड़ी घटनाएं घट रही थीं, वे यूं ही नहीं रुक सकते थे। उन्हें अपनी योजना पर आगे बढ़ना था, वह योजना जो उन्हें बड़े टीम का हिस्सा बनने के लिए प्रमुख स्थान पर रखेगी। मानव जाति का एक शक्तिशाली केंद्र। उन 2 दिनों में अपने सिर से पसीना पोंछते हुए एलेक्स ने अपनी मेज पर रखे आखिरी उपकरण को देखा। अंततः सम्राट स्तर का उपकरण तैयार हो गया। अब तक शापित जहाज पर जो कुछ भी हुआ था उससे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग स्थिर गति से ठीक हो रहे हैं, सिवाय एक व्यक्ति के जो इसे उतना ही प्रभावित था जितना कि लिंडा थी। लिविंग क्वार्टर की ओर बढ़ते हुए क्विन एक कमरे के बाहर रुका और अंदर घुस गया।
उसके हाथ में मेडिकल स्टोरेज सेंटर से लाया गया एक ब्लड पैक था। उसने पैक को फेंका और वह सीधा फैक्स के चेहरे पर गिरा, जिसने हिलने तक की हिम्मत नहीं की, जिससे वह बिस्तर पर फिसल गया। अब स्थिति बदल गई है, क्विन ने कहा, आमतौर पर आप ही हैं जो मुझे खुश करने आते हैं। पिछले 3 दिनों से फैक्स को पता चला था कि उसने ब्लिप के साथ क्या किया है, और वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उनके आने के बाद से ही ब्लिप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता रहा था, वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उस दिन की घटनाएं नेट और डेनिस की तुलना में उसके लिए और भी बुरी थीं। जब बाकी लोगों को होश आया तो उन्हें पागलपन के दौरान हुई एक भी बात याद नहीं थी, लेकिन फैक्स को सब कुछ याद था। जैसे क्विन के खून चूसने वाले में बदल जाने पर फैक्स को भी वही अनुभव हुआ था। होश में आने पर उन्हें अपने किए सब कुछ याद आ गए और उन्हें पता चल गया कि वे ही इसके लिए जिम्मेदार थे। तुम्हें खाना चाहिए, हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे और मुझे आक्रमण दल में से एक का नेतृत्व करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, क्विन ने कहा। बिस्तर से उठकर फैक्स किनारे पर बैठ गया और खून के पैकेट को देखने लगा। उसे देखकर उसे याद आया कि उसने ब्लिप को कब मारा था। क्या आपने कभी किसी पिशाच के बारे में सुना है जो खून से डरता हो? फैक्स ने हंसते हुए जवाब दिया, जबकि उसके हाथ भी कांप रहे थे। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप खून नहीं पीते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप फिर से खून चूसने वाले बन जाएंगे, क्विन ने जवाब दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि क्विन ऐसी परिस्थितियों में सख्त हो रहा है, लेकिन उसे ऐसा करना ही था और ऐसा लग रहा था कि यह कारगर भी हो रहा है। क्विन की ये बातें सुनकर फैक्स ने बैग फाड़ा और उसमें से पीना शुरू कर दिया। क्विन के अनुरोध पर सैम ने जहाज पर लोगों को रक्तदान शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। सैम को यह अजीब लगा क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई सक्षम डॉक्टर नहीं था जो रक्तदान जैसी प्रक्रिया कर सके। लेकिन क्विन ने कहा कि भविष्य के लिए तैयारी करना ही बेहतर है। सैम ने सोचा कि शायद इसका संबंध सुरक्षित भोजन की आपूर्ति से है, लेकिन मांगे गए रक्त की मात्रा बहुत ज्यादा थी और क्विन का सुझाव भी अजीब था। उसने किसी खास रक्त समूह को संग्रहित करने की मांग नहीं की थी, बल्कि उसने लोगों से ज्यादा अलग अलग प्रकार का रक्त इकट्ठा करने को कहा था। बेशक गुट के सदस्यों को ये बात समझ में आती थी और वे इसके लिए तैयार भी थे। उन्हें नियमित जांच के लिए बुलाया जाता था और खून निकालने की प्रक्रिया भी आसान थी। क्या पिशाचों के बारे में कुछ ऐसा है जो क्विन ने मुझे नहीं बताया? सैम ने सोचा। अब तक मेडिकल बे में काफ़ी मात्रा में विभिन्न रक्त पैक संग्रहित हो चुके होंगे, जो सांख्यिकीय बिंदुओं का एक समूह था जिस तक क्विन को जल्द ही पहुंच मिल जाएगी। कमरे से बाहर जाने से पहले क्विन को फैक्स से एक और बात कहनी थी। यदि आप व्यर्थ की मौतों और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो इस युद्ध को जीतने में मेरी मदद करें, क्विन ने कहा। योजना ये थी कि कल जब क्विन को एलेक्स से कोई खबर मिलेगी तब हम वहां से निकल जाएंगे। उसे बताया गया था कि जिस सम्राट स्तर के उपकरण पर वह काम कर रहा था वह आखिरकार तैयार हो गया है। जालसाजी कारखाने में घुसते ही इस बार सन्नाटा छा गया। एलेक्स ने बाकियों से कहा था कि वे थोड़ा आराम करें क्योंकि वह क्विन को अपनी बनाई हुई हर चीज़ दिखाना चाहता था। वे भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि एलेक्स इतने समय से लगातार किस पर काम कर रहा था और उन्हें लगने लगा था कि वह इंसान नहीं है। अफवाहें फैल रही थीं कि इन उपकरणों पर काम करते हुए उन्होंने एलेक्स को एक पल भी सोते हुए नहीं देखा। एलेक्स को पता नहीं था कि वह पागल हो रहा है या नहीं, लेकिन इसीलिए उसने सबको फोजिंग रूम में तब तक आराम करने का फैसला किया जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। इस बीच आने वाली कोई भी मान परजीवी आश्रय में भेजी जानी थी जहां उनके अपने फौजी भी थे। पहले की तरह एलेक्स ने अपनी कार्य बेंच पर सामान फैला दिया था और प्रत्येक के नीचे अलग से कपड़े का एक टुकड़ा रख दिया था। तुम्हें सचमुच शो करना पसंद है, क्विन ने कहा। यद्यपि एलेक्स उतना खुश नहीं था जितना वह पिछली बार था, या कम से कम ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि उसका हाथ कपड़े के पहले टुकड़े पर था। क्या कुछ गड़बड़ है? क्विन ने पूछा। जब आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एलेक्स ने कहा। टुकड़ों को एक एक करके दिखाने के बजाय उसने कपड़े के सभी टुकड़ों को नीचे खींच दिया, सिवाय एक को छोड़कर जो सबसे आखिर में था, और हर उपकरण के साथ उसके शरीर के अंग दिखाए गए। जूते, पैर, छाती और कंधे। उन्हें देखते हुए क्विन के पास टिप्पणी करने के लिए दो बातें थीं। क्या वे थोड़े बड़े और चमकदार नहीं हैं? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे पता था कि क्विन की यही टिप्पणी होगी। एम्परर टी प्रभावशाली लग रहा था। इसे खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था और कोई भी देख और महसूस कर सकता था कि इसे किस गुणवत्ता से बनाया गया था। लेकिन टुकड़े बहुत बड़े थे। कंधे के रक्षक सामान्य रक्षकों से 2 गुने बड़े थे और लगभग हर दूसरे उपकरण के साथ भी यही स्थिति थी। क्विन की दूसरी टिप्पणी ये थी कि सारा उपकरण लाल रंग का था। यह आम बात थी कि उपकरण उस जानवर के क्रिस्टल का रंग ले लेते थे जिनसे वे बने थे। हालांकि क्विन ने इसे बनाने के लिए कई अलग अलग सम्राट स्तर के क्रिस्टल इस्तेमाल किए थे। मुझे ये बात पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी,
एलेक्स ने समझाना शुरू किया, मैंने पहले कभी उच्च स्तरीय क्रिस्टल के साथ काम नहीं किया था, लेकिन अलग अलग तरह के क्रिस्टल को मिलाना एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं उनमें से किसी पर भी कोई सक्रिय कौशल नहीं बना पाया। फिर भी मैंने इसे यथासंभव उच्चतम गुणवत्ता वाला बनाने की पूरी कोशिश की। किसी भी विभाग में कमी करने और क्रिस्टल बर्बाद करने के बजाय मैंने जो भी सबसे अच्छा कर सकता था किया और ये परिणाम सामने आया। जहाँ तक लाल रंग की बात है, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया और थोड़ा सा अपना खून मिला दिया। जब ऐसा हुआ तो कवच के सभी टुकड़े लाल होने लगे। यद्यपि वह ध्वनि से रंगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उपकरण काफ़ी निराशाजनक हो सकता है और अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करते हुए क्विन और भी अधिक चिंतित था। बेसिक सम्राट स्तर छाती का टुकड़ा, सभी आंकड़े जोड़े 1। बेसिक सम्राट स्तर बूट, सभी आंकड़े जोड़े 1। बेसिक सम्राट स्तर कंधे रक्षक, सभी आंकड़े जोड़े 1। बेसिक सम्राट स्तर लेग कवर, सभी आंकड़े जोड़े 1। ये कैसे हो सकता है? ये तो राजा स्तर के उपकरण से भी बदतर है, लेकिन हमने इतने सारे सम्राट स्तर के क्रिस्टल का उपयोग किया है। क्विन के चेहरे पर यह भाव देखकर एलेक्स को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उसे इससे बहुत उम्मीदें थीं और उसे लगा कि उसकी अनुभवहीनता ने उसे निराश कर दिया है। उसने कुछ क्रिस्टल इकट्ठा किए थे जो एक जैसे थे और अगर उसे पहले से पता होता तो शायद वह कुछ और बना सकता था। पूर्ण निर्णय लेने से पहले क्विन को लगा कि इसमें और भी कुछ है और उसने चीज़ों को थोड़ा और गहराई से देखने का निर्णय लिया। छाती रक्षा 100, कंधे के गार्ड 30, जूते 20, पैर 30, कुल रक्षा 180, सक्रिय सेट मार, सभी उपकरण पहनने पर कवच की सुरक्षा 5 मिनट के लिए दोगुनी हो जाती है। अब क्विन को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि इस कवच को सम्राट स्तर का क्यों माना जाता है। उसके पहले वाले राजा स्तर के वक्ष कवच की रक्षा क्षमता 30 थी, जबकि अकेले वक्ष कवच की रक्षा क्षमता 100 थी। उसे पूरा यकीन था कि कवच के इस पूरे सेट को पहनकर वह किसी क्रोधित राजा स्तर के जानवर से घायल नहीं हो पाएगा। हालांकि इससे उसे मिलने वाले अतिरिक्त स्टेट पॉइंट्स खत्म हो गए, इसलिए इस कवच के साथ वह धीमा हो जाएगा और उसके हमले कमज़ोर हो जाएंगे। इस बारे में सोचते हुए क्विन ने सोचा कि अपने शैडो इक्विप का इस्तेमाल करना सही रहेगा। अपने प्रतिद्वंद्वी के आधार पर वह सम्राट स्तर के गियर और अपने नियमित गियर के बीच तब तक स्विच कर सकता था जब तक कि वह बेहतर न हो जाए। ये जानने के बाद वह पहले की तरह निराश नहीं रहा। चिंता मत करो, तुमने अच्छा काम किया, क्विन ने कहा। अंतिम भाग की ओर बढ़ते हुए एलेक्स के चेहरे पर इस बार मुस्कान थी, क्योंकि अंततः उसके लिए सम्राट स्तर के गॉन्टलेट्स दिखाने का समय आ गया था। जैसे ही आखिरी चादर हटाई गई, क्विन की नज़रें सामने दिख रहे दस्ताने पर टिक गईं। बाकियों की तरह एलेक्स के खून में घुलने से इसका आधार भी लाल हो गया था। दस्ताने के किनारों से होते हुए हथेली के अंदर तक उससे एक चटक लाल ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही थी। बांह से नीचे की ओर कई छोटे छोटे कांटे थे जो किसी डालकी की पीठ पर लगे कांटों जैसे लग रहे थे। क्या यह अभी भी सक्रिय है? क्विन ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि हथेली और उसके दोनों ओर लाल रंग क्यों चमक रहा है। मैंने अभी हाल ही में ये गॉन्टलेट्स बनाना खत्म किया है। इन्हें बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगा। मुझे लगता है कि क्रिस्टल से ऊर्जा अभी भी रिस रही है, लेकिन कुछ घंटों में ये थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा और सामान्य दिखने वाले गॉन्टलेट्स जैसा दिखने लगेगा, एलेक्स ने बताया। यदि ऐसा नहीं होता तो क्विन कल्पना कर सकता था कि उसे कम बार गॉन्टलेट पहनना पड़ेगा, अन्यथा अन्य लोग सोचेंगे कि वह अचानक उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्विन ने घबराहट में उन्हें देखा। वह गॉन्टलेट्स को छूना भी नहीं चाहता था और अपनी निरीक्षण क्षमता का इस्तेमाल करने से भी डर रहा था। बाकी उपकरणों से थोड़ी निराशा होने के बाद वह इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहता था। एक बात तो निश्चित है, वे दिखने में निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। यदि ऐसा कुछ भी हो तो ये बहुत अच्छा परिणाम होगा। चलो ठीक है, जाओ निरीक्षण करें। अनंत ज्वाला गॉन्टलेट्स सम्राट स्तर, शक्ति जोड़ 20, रक्षा जोड़ 20। अब तक तो सब ठीक है, क्विन ने सोचा। उनकी पिछली जोड़ी गॉन्टलेट्स की तुलना में उनकी ताकत दोगुनी हो गई थी, जो एक बहुत बड़ा सुधार था। सक्रिय कौशल ब्लेड कंडेंस। अग्नि क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करके सक्रिय कौशल उपयोगकर्ता को उस शक्ति को संघनित और संयोजित करके ज्वालाओं से बनी 4 इंच की कील बनाने की अनुमति देता है। ये कील उपयोगकर्ता के हाथ की हथेली से प्रकट होगी। इस कौशल को उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार जितनी बार चाहे उतनी बार सक्रिय और निष्क्रिय किया जा सकता है। सिर्फ विवरण देखकर ही क्विन सोच रहा था कि ऐसा हुनर कितना उपयोगी हो सकता है। असल में उसके दस्ताने से निकलने वाला नुकीला ब्लेड एक छिपा हुआ ब्लेड था। दुश्मनों पर हमला करते समय वे मान लेते थे कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, या अगर उसकी पहुंच पर्याप्त नहीं होती तो वह आग की लपटों से बना एक नुकीला बना सकता था। वह इस बात से अनिश्चित था कि संघनित ज्वाला कितनी प्रबल थी, अन्यथा ये कवच के कुछ समय के विरुद्ध बेकार हो जाती। हालांकि क्विन की ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि वह पिछले वाले की तरह इस सक्रिय कौशल को कैसे बेहतर बना सकता है।
आखिरी जोड़ी के गॉन्टलेट्स में अपनी क्यूई डालकर वह अपने शॉक कौशल का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकता था। जब तक उसके पास क्यूई थी, शॉक काम करता रहता था। इन गॉन्टलेट्स पर कोई समय सीमा नहीं थी कि इस कौशल का इस्तेमाल कितनी देर या कितनी कम अवधि के लिए किया जा सकता है। इसलिए वह सोच रहा था कि अगर वह कौशल को सक्रिय करने से पहले गॉन्टलेट्स में अपनी क्यूई डाल दे तो इसका क्या असर होगा। क्या ब्लेड अधिक मजबूत होगा, लंबा होगा, या शायद ये कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनने में थोड़ा हथियार जैसा लग रहा था और क्विन असल में हथियार चलाने में माहिर नहीं था। फिर भी कम से कम यह उसके हाथ की हथेली से निकला, जिससे वह लड़ाई में अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल जारी रख सका। यह शायद किसी भी सक्रिय कौशल से मिलने वाला सबसे बेहतरीन हथियार था। दूसरी बात यह थी कि क्विन अपने दिमाग में इसे अपनी छाया शक्तियों के साथ मिलाने का कोई तरीका ढूंढ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने छाया दरांती के साथ किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसे पहले की तरह दरांतियों के साथ मिला पाएगा, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बाकी उपकरणों की तरह इन गॉन्टलेट्स को भी अपनी आखिरी जोड़ी से बदल दे। आखिरकार इनसे उसे अन्य की तुलना में अधिक ताकत के आंकड़े प्राप्त हुए, इसलिए सक्रिय कौशल के बिना भी इनका उपयोग करना उसके लिए बेहतर था। आप क्या सोचते हैं? एलेक्स ने पूछा। वे बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके साथ कुछ परीक्षण करने होंगे और उन्हें थोड़ा प्रयोग करना होगा, क्विन ने उत्तर दिया। सभी उपकरणों को छूकर क्विन उन्हें अपने आयामी स्थान में रख देता था ताकि वह उन्हें किसी भी समय छाया सज्जित कर सके। वह सम्राट स्तरीय कवच का उपयोग तब तक नहीं करता था जब तक कि उसे किसी ऐसे शत्रु से मुकाबला न करना पड़े जिसे इसकी आवश्यकता हो। भविष्य में मैं ऐसे ही गुणों वाले क्रिस्टल एक तरफ रख दूंगा, एलेक्स ने कहा, और जब मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए सम्राट स्तर के क्रिस्टल का एक सेट मिलेगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सम्राट स्तर के उपकरण एकत्र करने के बाद अब समय आ गया था। वे अन्य ग्रहों पर विजय अभियान शुरू कर सकते थे। हाल की घटना के बाद से टीमों में कुछ बदलाव हुए थे। अब उनके पास पहले से ज़्यादा लोग थे और पहले की तुलना में एक नेता कम था। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन अंततः परजीवियों के वेविल को शापित नेताओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था और वह उन्हें सबसे अच्छी तरह जानता था। उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलेगा और संभवतः उनके शब्दों का उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। वेविल की जगह ब्लिप को लाया गया ताकि वह नेट, डेनिस और लिंडा के साथ एक हमलावर दल के रूप में आगे बढ़ सके। उनके साथ जाने वाले लोग पुराने परजीवी थे। इससे दो समस्याएं हल हो गईं, क्योंकि जो दल पहले ब्लिप और लिंडा के साथ था वह सिल और पीटर के पास चला गया और अब उनके पास भी एक समूह था जो उनका पीछा करने और हमला करने को तैयार था। हर टीम को पहले ही ब्रीफिंग दे दी गई थी और वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। शापित जहाज जल्द ही कौवे के ग्रह पर पहुंचने वाला था और तभी हर टीम को अपनी गतिविधियां शुरू करनी थीं। इस समय क्विन इधर उधर देख रहा था और उन लोगों को ढूंढ रहा था जो उसके साथ आने वाले थे। काज, पॉल और फैक्स। उन्हें ढूंढते हुए पता चला कि काज भी क्विन को ढूंढ रहा था। वे लिविंग रूम के गलियारे में आ गए थे और एक बार पॉल कहीं नजर नहीं आया। क्विन, हम जाने से पहले, क्योंकि हम शायद लंबे समय तक परिषद के संपर्क में नहीं रह पाएंगे, मैंने व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, काज ने बताया। महीने में एक बार काज को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट भी देनी होती थी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो दो अप्रत्याशित पिशाच पॉल की जान लेने पर तुले हुए थे। क्विन सचमुच उसकी खोज को ठुकरा नहीं सकता था। उन्हें बाहर जाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि वे चारों ओर मौजूद पिशाच जासूसों के गायब होने की जांच कर सकें। सच कहूं तो उसने इस बारे में जांच करने की कोशिश भी नहीं की थी और शुक्रगुजार था कि काज उसे इस बारे में परेशान नहीं कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि इस समय बाकी सब कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बारे में अच्छी बातें कह सकोगी, क्विंस ने उस पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। जब तुम वापस आओगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। काज खुद घबराई हुई थी। उसने पहले परिवार के सदस्यों के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद से कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं दी थी और उसने अपने पिता को भी उनके कामों के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सीधे राजा के पास जाती थी। लौटने का मतलब था कि उसे उससे मिलना और बात करना भी होगा। उसे समझाना होगा कि क्विन से अभी तक निपटा क्यों नहीं गया। ये भी एक ऐसी बात थी जिसे वह टाल नहीं सकती थी और वह चली गई। काज को अपने कमरे में वापस जाते और पिशाचों की दुनिया की ओर जाते देखकर क्विन के मन में एक विचार आया। वह इंसानों को लेकर इतना चिंतित था कि उसके पास उनके बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि लियो और एरिन और 10वें परिवार के बाकी सदस्य कैसे हैं। मुझे आशा है कि वे पहले से बेहतर जीवन जी रहे होंगे और मुझे आशा है कि वहाँ चीज़ें इतनी भयावह नहीं होंगी जितनी यहाँ थीं। 10वां किला उस समय की तुलना में ज़्यादा व्यस्त था जब क्विन ने उसे आखिरी बार छोड़ा था। अब खाली गलियारों में पिशाच घूम रहे थे और जो कमरे कभी खाली थे वे अब आधे भरे हुए थे।
लियो के इस छोटे से प्रदर्शन की बदौलत लोग उसके पिशाच योद्धा होने से खुश थे और परिवार में कोई शिकायत नहीं थी। 10वीं कक्षा के ज़्यादातर बच्चे अब भी चाहते थे कि वे अंततः वहां से चले जाएं और किसी दूसरे ज़्यादा जाने माने परिवार में शामिल हो जाएं, हालांकि अब वे पहले जैसी निराशा महसूस नहीं करते थे। एडवर्ड और क्विन के विचार की बदौलत उन्हें एक लक्ष्य और आशा मिली। उनकी छोटी सी इनाम प्रणाली कारगर साबित हुई। दूसरे परिवारों के विपरीत, जो अपनी योग्यताएं उन लोगों के साथ साझा कर सकते थे जिनमें वे क्षमता देखते थे या जो सीधे परिवार से जुड़े थे, 10वें परिवार के पास ऐसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक इनाम प्रणाली बनाई। ज़्यादातर पिशाच तकनीक जानवरों के क्रिस्टल पर आधारित थी और वे आपस में व्यापार के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी हर परिवार के समूह अभियानों पर निकल पड़ते थे। पहले 10वें परिवार में कई ऐसे थे जो अपने कमाए हुए क्रिस्टल दूसरे परिवारों को दे देते थे ताकि उन्हें अनुग्रह मिल सके। अब जो लोग अभियानों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और क्रिस्टल लेकर लौटेंगे, उन्हें जानवरों से जुड़े उपकरणों या गैजेट्स के अलग अलग सेट इनाम में मिलेंगे जो विंसेंट ने पहले बनाए थे। कुछ वस्तुओं की नकल करके उन्हें एक खास सेट में बदल दिया गया था। 10वें परिवार को जल्द ही ऐसा लगा जैसे वे किसी तरह के संग्रह खेल में फंस गए हों। जब उनके पास गॉन्टलेट थे तो वे शोल्डर गार्ड और उनके साथ आने वाले जूते भी लेना चाहते थे। हर चीज़ के साथ वे खुद को और मजबूत महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लोगों को जो उपकरण दे रहे थे उनमें एक सक्रिय कौशल था जो तब सक्रिय होता था जब सभी वस्तुएं एक साथ एक सेट में होती थीं। जब तक आपके पास सभी वस्तुएं होती, उनकी शक्ति में वृद्धि होती। पूरा सेट इकट्ठा करने के बाद वे तय कर सकते थे कि उन्हें पूलिंग क्षेत्र से बाहर निकलकर मुख्य किले में जाना है या नहीं। वहां उन्हें जानवरों के लिए बेहतर गियर के सेट के बदले में सामान दिया जाता। यदि कोई 10वें परिवार को छोड़ता तो उसे अपना उपकरण वापस करना पड़ता। हालांकि यह विचार क्विन का था, लेकिन उसने इन छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचा था। ये सब टिम्मी की बदौलत था, जो एडवर्ड का करीबी सहायक बन गया था। शुरुआत में ज़्यादा वैम्पायर ऐसे नहीं थे जो जानवरों के उपकरणों की परवाह भी करते थे। वैम्पायरों के लिए ऐसी चीज़ों पर निर्भर रहना शर्मनाक था। ऐसा माना जाता था कि इंसानों को ताकत के मामले में उनसे मुकाबला करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। हालांकि खुद बीस्ट गियर इस्तेमाल करने से टिम्मी को पता था। उसे पता था कि एक बार उन्हें बीस्ट गियर का स्वाद और ताकत मिल जाए तो उनके लिए इससे पीछे हटना मुश्किल होगा। और इसी का नतीजा आज उन्हें मिला। 25 पिशाचों ने जानवरों के उपकरणों का पूरा सेट पूरा कर लिया था और बेहतर उपकरणों के लिए अपने सेट को बदलने का फैसला किया था। अब वे महल के अंदर रहते थे और अब दूसरे परिवारों के बीच नहीं आ जा सकते थे। यद्यपि उनके पास कोई नेता नहीं था, फिर भी वहाँ चीज़ें बदल रही थीं। ज़ैंडर और एमी महल में नहीं रहते थे। वे अपने परिवार के साथ चले गए थे और हालांकि वे 10वें परिवार में शामिल होने के लिए खुश थे, फिर भी ज़ैंडर इतनी जल्दी 10वें परिवार के आंतरिक घेरे में शामिल नहीं हो सका। यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक नुकसान था। 10वें परिवार की प्रतिष्ठा अभी भी सबसे निचले स्तर पर थी और यह जल्द ही बदलने वाली नहीं थी। हालांकि वे दोनों अक्सर एडवर्ड, टिम्मी से बात करने महल में आते थे और एमी एरिन को थोड़ा और जानना चाहती थी। उसके मन में लैला और सिया की एक दोस्त उसकी दोस्त थी, भले ही वह बाकी दोनों की तुलना में थोड़ी ठंडी लगती हो। आज वे महल में इसलिए थे क्योंकि एडवर्ड ने उन्हें कुछ देखने के लिए बुलाया था। एक भंडारण कक्ष जो ऊपरी मंजिल वाले की तरह सीलबंद नहीं था, उसे एक सादे खाली कमरे में बदल दिया गया था। कमरा खरोंच के निशानों, टूटे हुए मलबे और बहुत कुछ से ढका हुआ था। यह उनके द्वारा देखे गए सबसे खराब कमरों में से एक था, लेकिन कमरे ने ही उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा होगा। महल का निर्माण उस अजीबोगरीब काले पत्थर के मिश्रण से किया गया था जिसे पिशाचों ने हासिल किया था। हालांकि महल की दीवारों को ढालने और आकार देने के लिए अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया गया था, फिर भी ये बहुत मजबूत और मजबूत था। ज़ैंडर ने कल्पना की कि यदि वह दीवार पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे या तलवार से उस पर वार कर दे तो भी वह उस पर खरोंच तक नहीं ला पाएगा। जब वे दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि लियो और एरिन एक तरफ दीवार के सहारे खड़े थे। कमरे के बीच में एडवर्ड और टिम्मी थे, जो हाँफ रहे थे और हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उनके शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई बार मारा गया हो। मुझे लगता है कि टिम्मी अब पहले जैसा रोने वाला बच्चा नहीं रहा है ना? ज़ैंडर ने कहा। हाँ, लगता है किसी को प्रमोशन मिल गया है। एमी ने ज़ैंडर की तरफ देखते हुए खिलखिलाकर जवाब दिया। वह खुश थी, हालांकि ज़ैंडर अपनी मौजूदा स्थिति से शायद उतना खुश नहीं होता। वह अब तक बेहतर स्थिति में था। जब ज़ैंडर पहले परिवार का हिस्सा था तो उस पर कुछ हासिल करने और कुछ बनने का दबाव था। उसे बेहतर बनने और उन सभी को निराश न करने की पहली योग्यता सीखने की ज़रूरत थी जो उसे उम्मीद लगाए बैठे थे। अब वह दबाव खत्म हो गया है। वह कहीं अधिक शांत हो गया है और लोगों के साथ बेकार के झगड़े और बहस शुरू नहीं करता। फिर से एडवर्ड चिल्लाया। गहरी सांस लेते हुए टिम्मी का शरीर गायब होने लगा और जल्द ही एक धुंध छा गई जिसने एडवर्ड को घेर लिया।
बाकी लोग एडवर्ड की स्थिति तो देख सकते थे, लेकिन टिम्मी कहाँ है इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर अचानक टिम्मी की आकृति बनने लगी। एडवर्ड ने तुरंत आगे बढ़कर धुंध में उस इंसानी आकृति पर मुक्का मारा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद धुंध छटने लगी और टिम्मी अब घुटनों के बल सांस लेने के लिए हौंफता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने ये कर दिखाया, टिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, एडवर्ड ने कहा। मैं देख रहा हूं कि हमारे मेहमान कामयाब हो गए हैं। एमी और जेंडर दोनों ने एडवर्ड को प्रणाम किया। अब वह उनका पिशाच योद्धा था, लेकिन इससे पहले भी वे दोनों उसका सम्मान करते थे। मेरी धुंध क्षमता काफ़ी मजबूत है। हम सब जानते हैं कि टिम्मी पहले कितना कमज़ोर था और अब देखो उसमें कितना सुधार आया है, एडवर्ड ने कहा। हालांकि इन शब्दों से टिम्मी को ठेस पहुंची होगी, लेकिन टिम्मी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह शुक्रगुजार था कि एडवर्ड ने उसे अपनी क्षमता सीखने और अपना निजी शिक्षक बनने की इजाज़त दी। एडवर्ड ने बताया, मैं जानता हूं कि आप लोग दूसरे परिवारों की क्षमताओं को सीखने के प्रति जिद्दी हैं और आप जानवरों के उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी चुनने के लिए बहुत कुछ है। अब जेंडर को पता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह जेंडर को अपना शिष्य बनाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी गड़बड़ी से पहले जेंडर को सबसे अच्छा छात्र माना जाता था, अगर उसकी तुलना फैक्स जैसे प्रत्यक्ष वंशजों से न की जाती। एडवर्ड को पता था कि अगर वे भविष्य में ये सुनिश्चित कर सकें कि वह किसी और पारिवारिक नेता के पास न जाए, तो उसका उनके पक्ष में होना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये क्षमता निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं में से एक है। यह बाजार में भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये लगभग उतनी ही दुर्लभ है जितनी एक नेता की क्षमताएं, जेंडर ने कहा। लेकिन कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। क्या धुंध अजय है? एमी ने पूछा। क्या इसके लिए बस ढेर सारी एमसी कोशिकाओं की ज़रूरत है? एडवर्ड हंसने लगा। यदि आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो इसे सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए जो अत्यधिक कुशल हैं, यह अजय लग सकता है, लेकिन मुख्य भाग हमेशा कहीं धुंध में छिपा होता है। ये कहते हुए एडवर्ड लियो की तरफ देख रहा था। लियो की शक्तियों में क्या है, ये जानने की उसकी इच्छा थी, क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हुई थी, बस अपनी अपनी कुशलता पर रखने के लिए। उस समय उसे दो बातें हैरान कर रही थीं। पहली यह कि उसकी इस क्षमता से लियो किसी भी समय एडवर्ड के असली शरीर का पता लगा सकता था। दूसरी बात, लियो की तलवार से घायल होने पर उसके जख्म भरने में ज़्यादा समय लगा। पहले तो उसने सोचा कि शायद इसका हथियार से कुछ लेना देना है। हालांकि उसकी शिष्या एरिन भी यही कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई खतरनाक चीज़ सीख ली हो जिसका इस्तेमाल पिशाचों के खिलाफ किया जा सके। वह सोच में पड़ गया कि लियो से पूछे या नहीं कि क्या वह दूसरे पिशाचों को भी सिखा सकता है, लेकिन उसने सोचा कि अगर उन्हें इस अजीबोगरीब हुनर के बारे में पता चल गया तो उन दोनों को और भी ज़्यादा निशाना बनाया जाएगा। एडवर्ड ने मुड़कर लैला की ओर देखा और उसके बारे में बहुत चिंतित था। टिम्मी के एडवर्ड के साथ अंतिम प्रशिक्षण सत्र से कुछ क्षण पहले एरिन ने भी ऐसा ही किया था। तो तुमने उसे अंततः सिखाया, है ना? एडवर्ड ने सोचा। बदल जाने के बाद एरिन आखिरकार एक हुनर सीख पाए। बाजार में घूमते हुए उसे कोई ऐसा हुनर नहीं मिल रहा था जो उसे पसंद था। काफ़ी सोच विचार के बाद वह सोच रही थी कि क्या उसे कभी ऐसा हुनर मिलेगा। फिर उस दिन जब उसने लियो और एडवर्ड के बीच लड़ाई देखी थी, उसने अपना मन बना लिया था। लियो, क्या तुम कृपया मुझे अपनी क्षमता सिखाओगे? एरिन ने पूछा। जब एरिन ने लियो से यह सवाल पूछा था तो वह खुद भी हैरान रह गया था। ये पहली बार था जब किसी ने उससे उसकी यह क्षमता सीखने के लिए कहा था। वह जिस क्षमता के लिए खुद को समर्पित कर चुका था, उसे किसी ने सिखाया नहीं था, इसलिए उसे एक नया और अनोखा व्यक्ति माना गया। हालांकि अन्य क्षमताओं और शक्तियों के विपरीत उसकी क्षमता ऐसी नहीं थी जिसे लोग नंगी आंखों से देख सकें। उसमें कोई चमकदार विस्फोट वगैरह नहीं थे, और अगर वह किसी को इसे सीखने की अनुमति भी देता तो भी बहुत कम लोग इसे सीखते। सीधा सा कारण ये था कि अगर यह क्षमता अपने आप में होती तो यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसे सुपर हियरिंग, सोनार आदि जैसी सहायक प्रकार की क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सही फैसला है? लियो ने पूछा। आखिरकार तुम मेरी तरह अंधे नहीं हो, तुम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हो। मुझे पता है, लेकिन मैं इस बारे में बहुत सोच रही हूँ, एरिन ने जवाब दिया। आप अक्सर कहते थे कि आपकी क्षमता आपको आम लोगों से ज़्यादा देखने की क्षमता देती है। मैंने आपको कई बार लड़ते हुए और तलवार चलाने का तरीका देखा है। मुझे एहसास हुआ है कि जब मेरे पास पहले कोई क्षमता थी तो मेरी तलवारबाजी कमज़ोर हो जाती थी, लेकिन मुझे एक ऐसी क्षमता की ज़रूरत है जो मेरी तलवारबाजी को और निखारे। आप लंबे समय से मेरे शिक्षक रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे नहीं समझा सकते। मुझे लगता है कि शायद ये क्षमता इसमें मदद कर सकती है। लियो ने कुछ देर सोचा, अपने लिए नहीं बल्कि उसकी खातिर। ये सच था कि उसकी यह क्षमता किसी को बेहतर तलवारबाज बनने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है।
इस पूरे समय में लियो उसके साथ रहा था, उसने उसे एक बार भी किसी चुनौती से पीछे हटते नहीं देखा था। शायद ये क्षमता उसके लिए बिल्कुल सही होगी। आपका लक्ष्य क्या है? लियो ने पूछा। मैं डाल्की से छुटकारा पाना चाहती हूँ, उन सभी को मारना चाहती हूँ जो मेरे परिवार और दोस्तों को नुकसान पहुँचाते हैं। एरिन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये लियो के अपने लक्ष्य जैसा ही था, वह भी अपने दोस्तों और परिवार की हत्या करने के लिए डाल्की से नफरत करता था। हालांकि वह अपने नेताओं की भी तलाश में था, जिनके बारे में उसे यकीन था कि उनका प्यो से संबंध है। वह सोच रहा था कि क्या एक सीधा शिष्य होना सही होगा। और मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों को किसी भी खतरे से बचा सकूं, ताकि मैं खुद को अब बेकार महसूस न करूं। ये शब्द कहते हुए उसके दिमाग में अपने पिता की वो यादें ताज़ा हो गईं जो कहते थे कि वह बहुत कमज़ोर है। स्कूल और प्यो में रहते हुए उसने कई बार खुद को कमज़ोर महसूस किया था, लेकिन लियो और क्विन के साथ उसे लगा कि वह आगे बढ़ रही है और बदल रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह आपके लिए कठिन रास्ता होगा। प्रशिक्षण कक्ष में वापस आकर सभी लोग एडवर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता था। आज तुम दोनों का महल में आखिरी दिन है, एडवर्ड ने टिम्मी और एरिन की तरफ देखते हुए कहा। दोनों इस बात से उलझन में थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। मैंने तुम दोनों से व्यक्तिगत रूप से इसलिए लड़ा था ताकि देख सकूं कि तुम तैयार हो या नहीं, और आज के प्रदर्शन के बाद मुझे विश्वास है कि तुम दोनों पूरी तरह तैयार हो। मैंने जेंडर और एमी दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि आज से वे दोनों तुम्हें अपने संरक्षण में लेंगे। एरिन ने उन दोनों को देखा। हालांकि वे ताकतवर थे, उसे पूरा यकीन था कि इस समय वह उन दोनों को लड़ाई में हरा सकती है। इन दोनों के साथ रहकर वह क्या सीख सकती है? वह तो लियो के साथ ट्रेनिंग जारी रखना ज़्यादा पसंद करेगी। मैं तुम्हारे चेहरे का भाव देख सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लियो तुम्हें नहीं सिखा सकता, जो ये दोनों सिखा सकते हैं। एडवर्ड ने समझाना शुरू किया। मुझे डर है कि परिषद ने कोई फैसला कर लिया है, इसलिए यह मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कल से पिशाच स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा और तुम दोनों को दाखिला मिल गया है। यही कारण है कि इन दोनों को बुलाया गया है। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर स्कूली जीवन से बच गए हों, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। पिशाच परिषद कक्ष के अंदर मासिक बैठक बुलाई गई थी और 10वें परिवार को छोड़कर सभी नेताओं को बुलाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर क्विन को नेता के रूप में मान्यता दे दी थी और तय किया था कि वे बाद में लिए गए फैसलों के बारे में केवल एडवर्ड को ही सूचित करेंगे। अगर उन्हें किसी भी चीज़ पर वोट देना होता तो वे पहले की तरह उसका वोट नहीं गिनते। बैठक में राजा भी उपस्थित थे और उनके साथ उनके 2 शाही शूरवीर भी थे, जो एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन हाल ही में वे बैठकों से बच नहीं रहे थे। सबसे पहला मामला हर परिवार में पिशाचों की संख्या बढ़ाने का था। फिलहाल ये सीमा 1500 तय की गई थी, लेकिन लगभग हर परिवार अधिकतम सीमा पर था और कुछ पिशाचों ने अनुरोध किया था कि वे बच्चे पैदा करना चाहेंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद वे अंततः एक निर्णय पर पहुंचे। ये तय हो गया है, ड्वाइट ने आगे बढ़ते हुए कहा। प्रत्येक परिवार अधिकतम 1600 लोगों का पंजीकरण करा सकता है। हालांकि महल में रहने वालों की संख्या 50 ही रहेगी और महल के भीतरी क्षेत्र में रहने वालों की संख्या 100 ही रहेगी। हालांकि पिशाचों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसका सीधा मतलब था कि जिन्हें क्षमताएं सीखने की अनुमति थी या जो पिशाचों के परिवारों के प्रति पूरी तरह वफादार थे, उन्हें नहीं रखा गया। इस वृद्धि से केवल सामान्य पूलिंग क्षेत्र ही बढ़ेगा, जो कुछ पिशाच नहीं चाहते थे। लेकिन अपने मामले के आधार पर वे वास्तव में निर्णय पर बहस भी नहीं कर सकते थे। हम अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस निर्णय से खुश नहीं हैं कि प्रत्यक्ष वंशजों को स्कूल में नियमित पिशाचों के साथ शामिल किया जाए, ड्वाइट ने समझाया। यह पागलपन है, प्राइमा मेज के उस पार चिल्लाए। इन बच्चों को बाकियों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इनकी ताकत और हुनर जमीन आसमान का फर्क है, और हमारे नेताओं के भविष्य का भार इन्हीं पर है। सनी ने जवाब दिया, हाल ही में जो हुआ उसके कारण ये फैसला लिया गया है। हम पर बरसों बाद पहली बार हमला हुआ है और इस बार छात्र मारे गए हैं। स्कूल उन सभी के लिए सुरक्षित है और आगे और हमले होने की स्थिति में उन्हें जल्दी से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर उन्हें एक ही चीज़ सिखाने की ज़रूरत क्यों है? ब्राइस ने बीच में ही टोकते हुए कहा। क्या हमें यकीन है कि छात्रों के कौशल में इतना अंतर है? मोका ने पूछा। हमें उनकी पढ़ाई में अंतर क्यों करना चाहिए? शायद कुछ छात्र तो अपने वंशजों से भी बेहतर हैं। आधे नेता इस टिप्पणी पर हंसने लगे। ये वंशज पिशाच थे जिनमें नेताओं का शुद्ध रक्त बाकियों से ज्यादा था, और यही बात उन्हें बाकियों से ज्यादा कुशल और ताकतवर बनाती थी। बस, राजा बोला। सभी लोग शांत हो गए और राजा को खांसी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हर किसी की हालत बदतर होती जा रही है, लेकिन किसी को भी राजा के लिए चिंता दिखाने की अनुमति नहीं थी और वे बस इसके बंद होने का इंतजार कर रहे थे। फैसला पहले ही हो चुका है। वंशज ही एकमात्र पिशाच नहीं है जिनकी हमें रक्षा करनी है, और यह उन सभी की देखभाल करने का सबसे अच्छा मामला है। अगर चर्चा करने के लिए और कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ गया है।
आदरपूर्वक झुकने के बाद अन्य नेता कमरे से बाहर चले गए। हालांकि ड्वाइट ने सनी को वहीं रुकने के लिए कहा था। क्या आप कृपया राजा को देख सकते हैं? हाल ही में हालात बहुत बिगड़ गए हैं, ड्वाइट ने कहा। बेशक, वह मान गई। कमरे से निकलने से ठीक पहले ब्रायस ने ध्यान दिया कि क्या हो रहा है। पहले उसकी खांसी और फिर सनी से उसकी हालत देखने के अनुरोध के आधार पर उसे सब कुछ साफ पता चल गया था। लगता है राजा का समय लगभग समाप्त हो गया है, ब्रायस ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद सनी, दोनों शाही शूरवीर और राजा मुख्य महल की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़े। पूरी यात्रा में राजा अकेले ही चल रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे ठीक चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके कमरे के दरवाजे बंद हुए और कमरे में उनके अलावा कोई नहीं बचा, ड्वाइट तुरंत उनके पास गया और राजा को अपना हाथ दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरने ही वाला है। दोनों उसके बिस्तर के पास गए और उसे धीरे से लिटा दिया। कमरे में चारों ओर देखने पर कई खाली पैकेट पड़े दिखाई दिए और एक अजीब सी मशीन भी थी जिसमें लाल रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था। साफ था कि वो खून था। बिस्तर पर लेटते ही राजा की बाह में सीधे सुई चुभो दी गई और मशीन से खून उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। उसके चेहरे पर जो दर्द और कमजोरी थी वह गायब होने लगी। क्या सचमुच उसकी हालत इतनी खराब हो गई है? सनी ने सोचा। उसे तो सालों पहले ही हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन शायद एनो को भी राजा होने पर ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैं अपना समय बिताने से पहले पिशाचों को एक स्पष्ट दिशा में जाते हुए देखना चाहता था। फिलहाल हालात अभी भी मुश्किल हैं। सनी राजा के पास गई और उसकी कुछ जांच करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी कोशिश कर रही थी कि क्या वह कुछ कर सकती है। कुछ जांच के बाद राजा बोला, बस बहुत हो गया। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा समय पहले ही कम है। लेकिन महाराज, ड्वाइट ने बीच में ही टोकते हुए कहा, यदि आप अभी शाश्वत नींद में चले जाएं तो आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन इस जगह को, इस समय जिस हालत में है, उसे छोड़ने का जो दर्द मेरे मन में है वह मुझे हमेशा सताता रहेगा। राजा ने जवाब दिया, बताओ, क्या तुम्हारे पास पागलों के बारे में कोई खबर है? सनी बिस्तर से उठी और उसे लगा कि अब उसके जाने का समय हो गया है। शायद ये कोई ऐसी बातचीत थी जो उसके कानों के लिए नहीं थी, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। हमारे परेशान करने वाले मामलों को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जल्द ही आप सभी को पता चल जाएगा और उनसे निपटना होगा। राजा ने कहा, हमने सोचा था कि आखिरकार क्रेज़्ड भूख से मर जाएंगे, खासकर तब जब इस ग्रह पर महल के अलावा खून का कोई स्रोत ही नहीं है। ड्वाइट ने जवाब दिया, हम अभी भी उन पर नज़र रख रहे हैं और वे निश्चित रूप से अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने इधर उधर जानवरों को मारने के अलावा कोई ऐसी हरकत नहीं की है, लेकिन अगर उनमें अभी भी लड़ने की ताकत है तो इसका मतलब है कि उन्हें कहीं से खून मिल रहा है। राजा ने निराशा में सिर हिलाया। अगर पागल कहीं से खून ला रहे थे तो इसका मतलब था कि महल में कोई गद्दार था जो उनके आदेशों के खिलाफ जा रहा था। अगर कोई आदेशों की अनदेखी कर रहा था और उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिन्हें अब पिशाच भी नहीं कहा जा सकता था, तो इसका मतलब था कि वे किसी न किसी तरह उनका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। ड्वाइट, हमारे चारों ओर मुसीबत ही मुसीबत है। मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में एक भी समस्या हल नहीं हुई और तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं। राजा ने कहा, ऐसा मत कहो। ड्वाइट दुखी भाव से आगे आया। अगर तुम न होते तो मुझे यकीन है कि नेता पहले ही कई बार आपस में भिड़ चुके होते। सनी, जो बातचीत सुन रहा था, समझ गया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। अगर राजा को अपनी गद्दी छोड़नी है तो एक नए राजा का चुनाव करना होगा। पहले दो तरह के राजा राज करते थे, एक वे जो बहुसंख्यक नेताओं के कृपापात्र होते थे, या तो वे करिश्माई होते थे, या चतुर जो उनके जीवन को आगे बढ़ाने और बेहतर बनाने में मदद करते थे, या दूसरे प्रकार का राजा जो अतीत में चुना गया था, वह बाकी सभी राजाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वर्तमान राजा, राजा अनुमान, दोनों ही मामलों में श्रेष्ठ थे। पिशाच उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह अपनी वर्तमान पीढ़ी के किसी भी पिशाच से ज्यादा ताकतवर था और उसका दिमाग भी तेज था। हालांकि मौजूदा नेताओं में से भले ही ब्रायस को सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन वह इतना जबरदस्त नहीं था कि वह सबका समर्थन हासिल कर सके। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि अगर वर्तमान राजा का निधन हो गया तो कौन राजा बनेगा। इसका मतलब था कि परंपरा फिर से शुरू होगी, एक नए राजा के चुनाव की परंपरा। सनी यह सोचकर कांप उठी कि इससे क्या गड़बड़ होगी। कमरे से बाहर निकलते समय ड्वाइट उसके पीछे पीछे बाहर आया और उससे बात करने के लिए रुका। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास और कितना समय बचा है? ड्वाइट ने पूछा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास 1 साल से ज्यादा का समय नहीं है, और अगर कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा तो यह और भी कम हो सकता है। उसके शरीर से निकलने वाला रक्त आभा का हर कण उसे स्थायी रूप से छोड़ रहा है, सनी ने बताया।
क्या करे, इस बारे में सोचते हुए ड्वाइट शुरू में चाहता था कि जब वर्तमान राजा अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी और को चुनकर सो जाए तो वह भी सो जाए। लेकिन हालात ऐसे थे कि अगर राजा को जाना था तो उसे ये देखने के लिए रुकना ही होगा कि क्या होता है। हालांकि सब कुछ गुप्त रखा गया था और सनी ने किसी को नहीं बताया था, फिर भी राजा की हालत की खबर दूसरे किलों में फैल गई। सरदारों को पता चल गया था, लेकिन उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। एक ही नज़र में वे राजा की हालत अपनी आंखों से देख सकते थे। जिन, सिंडी, सनी और मुका ने अपनी बैठक बुलाई थी। सनी उन्हें राजा के जल्द ही गुजर जाने की संभावना और समय बताना चाहती थी, वह बहुत चिंतित थी। तुमने ली और डेविड को यहाँ बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुका ने पूछा। मैं आया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वे इसे हम बनाम वे वाली स्थिति नहीं बनाना चाहते थे, सनी ने जवाब दिया। ठीक है, लगता है कि ऐसा ही होगा, जिन ने कहा। समस्या यह है कि अगर नया राजा चुनना है तो हमें 13वें परिवार के लिए और 11वें परिवार के डेविड को अपनी तरफ मनाना होगा। जैसा कि हम तय कर चुके हैं, हम सब सिंडी को अपना अगला नेता चुनने के लिए वोट देंगे। मुझे लगता है तुम्हारा गणित थोड़ा गड़बड़ है, सिंडी ने जवाब दिया। अगर हम उन दोनों को अपने पक्ष में कर भी लें तो भी 13 में से सिर्फ 6 सीटें ही मिलेंगी। हमें 7 की ज़रूरत होगी, और ये एक बड़ी अगर वाली बात है। अगर वे अपना वोट देने से इनकार कर दें तो फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, परंपरा शुरू होगी। मुझे उम्मीद है कि बात उस हद तक नहीं पहुंचेगी, मुका ने कहा। मुझे लगता है कि हम उस नौजवान को मना लेंगे। याद रखना, अब वो भी एक नेता है और उसका वोट भी हमारी तरह ही स्वीकार किया जाएगा। होना ही है, बशर्ते कोई खास आदमी नियमों के खिलाफ जाने का फैसला न करे। ब्राइस नियमों का पालन करेगा और परिणाम स्वीकार करेगा, सनी ने जवाब दिया। भले ही उसके विचार और आदर्श हमारे विचारों और आदर्शों से मेल नहीं खाते, फिर भी वह नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है। हालांकि बाकी लोग यही सोचते थे, मुका इससे बहुत असहमत था। फिर भी उसे यकीन था कि ब्रायस ने अपने उन पिशाच शूरवीरों को मार डाला था जो फैक्स पर नज़र रख रहे थे। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने इस मामले को यहीं छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन अगर उसने पहले भी नियम तोड़े थे तो शायद ये नेक नियमों का पालन करने वाला मूर्ख बस एक नाटक था जिससे उसने सबको बरगलाया था। मुझे लगता है कि हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, जिन ने आगे कहा। मैंने उस छोटे लड़के को शुरू में अपनी गणना में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है कि वह वापस आएगा भी या नहीं, या वापस आ भी पाएगा या नहीं। 10वें महल में अगला दिन आ गया था। जैंडर और एमी दोनों ने रात भर रुकने का फैसला किया था क्योंकि सुबह उन्हें साथ ही स्कूल जाना था। जाते हुए उनसे कोई बात नहीं की गई। उन्हें जो भी करना है बेहतर होगा कि वे खुद ही पता लगा लें, एडवर्ड और लियो ने सोचा। अगर उन्हें सचमुच उनकी मदद की ज़रूरत है तो उन्हें पता होगा कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। बच्चों के स्कूल जाने के कुछ ही पल बाद एडवर्ड ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि वे दोनों अपनी अपनी नेतागिरी शुरू कर दें। इस पूरे समय लियो लगभग महल में ही रहा था। वह उन लोगों को जानता था जो आंतरिक घेरे में शामिल हो गए थे और उनसे एक दो बार झगड़ा भी किया था, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। एडवर्ड चाहता था कि 10वें परिवार के बीच पहले जैसा मजबूत रिश्ता बने, न कि आज जैसा बिखरा हुआ रिश्ता। इसलिए वह चाहता था कि लियो उनसे और ज्यादा परिचित हो। क्या ये वाकई सही है? लियो ने मन ही मन सोचा। एक दिन मैं भी तुम लोगों को छोड़ दूंगा। वह चिंतित था, इस डर से कि कहीं यहाँ भी पहले जैसा कुछ न हो जाए। पिशाच तो ताकतवर थे ही, डोजो में उसके करीबी दोस्त भी उतने ही ताकतवर थे। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, पिशाच ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कोई खतरा ही न हो। अब तक जो कुछ उसने देखा था, उसे देखते हुए पिशाचों को भी डाल्की के बारे में इंसानों जितना ही चिंतित होना चाहिए था। पिशाचों की संख्या को देखते हुए अगर इस समय दोनों पक्षों में टकराव होता तो वह डाल्की की जीत पर दांव लगाता। हालांकि वह ये निर्णय शाही परिवार या राजा को कार्य करते देखे बिना ही कर रहे थे, जिससे चीजें उनके पक्ष में हो सकती थीं। एडवर्ड ने लियो को कवच का एक सेट दिया था। ये वह सेट था जो महल में रहने वाले लोग पहनते थे। उसके पास अपना कवच तो था, लेकिन लियो के इस कवच को पहनकर बाहर निकलने के पीछे का मकसद बस परिवार के बाकी सदस्यों के सामने उसकी तरक्की थी। वे उसकी ताकत पहले ही देख चुके थे और 10वीं पीढ़ी के कुछ लोग अब उसका सम्मान करते थे। एडवर्ड को उम्मीद थी कि अगर वे उसे कोई ऐसी चीज़ पहने हुए देखेंगे जो उन्हें सचमुच मिल सकती है तो वे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित होंगे। महल के सामने से बाहर आते हुए लियो ने चांदी और नीले रंग के पशु गियर का पूरा सूट पहना हुआ था। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, एडवर्ड ने खुद भी वही गियर पहने हुए कहा। जैसे ही वे दोनों महल से बाहर निकल रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कोई उनके मुख्य द्वार पर खड़ा था। अब आप जैसी सुंदरी यहाँ क्या कर रही है? एडवर्ड ने पूछा। आगे बढ़ते हुए उसके लंबे चांदी जैसे बाल लहरा रहे थे और ग्रह के अंधेरे में भी चमक रहे थे। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, सिल्वर ने लियो की ओर बढ़ते हुए कहा। मुझे यकीन है कि एडवर्ड ने तुम्हें ये पहले ही बता दिया होगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को सावधान रहना होगा।
नया 10वां परिवार बाकी परिवारों के लिए अनजान है और यह अनजानी बात लोगों को डराती है। चीजें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे कई लोग होंगे जो आपको प्रभावित करने, आपको धोखा देने या आपको अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लियो मुस्कुराया। तुम बहुत परवाह करने वाले इंसान हो, मुझे तो लगता था कि तुम्हें सिर्फ अपने भाई की परवाह है। हालांकि वो यहाँ नहीं है, फिर भी तुम हमें चेतावनी देने यहाँ आए हो। ये सुनकर सिल्वर पीछे हट गई और सोचने लगी कि वह यहाँ क्यों आए है। मैं तो बस आर में था। चिंता मत करो, लियो ने जवाब दिया। हम सभी को इसकी उम्मीद थी, खासकर उस व्यवधान को देखते हुए जो हमने पैदा किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 10वें परिवार में हम सभी का एक लक्ष्य है, और जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक हम में से किसी को भी मारना मुश्किल होगा। सिल्वर ने जल्दी से अपना हाथ खींचा और खून का वार किया, अपना पैर आगे बढ़ाया और जितनी जल्दी हो सके तलवार चलाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लियो ने खून का वार कर दिया और अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। लगता है मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, सिल्वर ने चलते हुए कहा। स्कूल जाते हुए टिम्मी उत्साह से कांप रहा था और एमी और जेंडा बातें कर रहे थे। इस बीच एरिन लगभग चुप रही। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जब सब मेरी नई ताकतें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, टिम्मी ने उत्साह से कहा। तुम्हें एडवर्ड का अपमान लेना चाहिए था जेंडा, शायद अब मैं तुम्हें हरा भी सकूं। अरे, जेंडा ने झट से जवाब दिया, अब ज्यादा घमंडी मत बनो, याद रखो कि मैं सबसे अच्छा छात्र था और अब भी हूं, भले ही मुझमें कोई योग्यता न हो। सच कहूं तो एमी थोड़ी चिंतित थी कि कहीं उन्हें भी वही न झेलना पड़े जो 10वें परिवार को पहले झेलना पड़ा था। अब जेंडा और एमी दोनों 10वें परिवार का हिस्सा थे, इसलिए पहले की तुलना में ये परेशानी का सबब बन सकता था। इतने कम समय में भी जिन्हें वह स्कूल में अपनी सहेलियां कहती थी, वे उससे मिलने एक बार भी नहीं आए, पहले की तरह नहीं। वे न तो साथ घूमे थे, न ही साथ में सेंटर गए थे, वगैरह। वह केवल यही सोच सकी कि इसका कारण उसकी वर्तमान पारिवारिक स्थिति थी। वो नकली लड़कियां, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, वो हर जगह घूम सकती हैं, एमी गुस्से में चिल्लाए। हालांकि उनके बिना उसे अकेलापन महसूस हो रहा था और यहाँ बात करने के लिए लैला भी नहीं थी। एरिन की तरफ मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं। वह न सिर्फ पूरे रास्ते चुप रही थी, बल्कि आंखें बंद करके ही चल रही थी। प्रभावशाली। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह सीधा नहीं था और रास्ते में कई चीज़ें आड़े आतीं। अगर कोई आंखें बंद करके चलने की कोशिश करता तो अक्सर उसकी कल्पना उसे सामने की चीज़ों से डरने लगती, लेकिन एरिन बिल्कुल ठीक चल रही थी। जब वे आखिरकार स्कूल पहुंचे, जो मुख्य पिशाच बस्ती से अलग इलाके में था, तो उन्होंने देखा कि सभी लोग पहले से ही गेट के अंदर जा रहे थे, लेकिन गेट पार करते ही उन्होंने देखा कि वहां काफ़ी भीड़ थी। सीधे अपनी कक्षाओं में जाने के बजाय छात्र बाहर किसी चीज़ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। क्या हो रहा है? एमी ने जोर से पूछा। खुले मैदान में लगभग 30 प्रत्यक्ष वंशज खड़े थे। जो छात्र पहले ही अपने परिवारों की योग्यताएं सीख चुके थे, वे महल में रहते थे और उन्हें स्वयं परिवार का मुखिया बनने का अवसर मिला था। वहां लड़के लड़कियां दोनों थे और रोकेन भी वहां घबराया हुआ खड़ा था। उसे दूसरों ने मजबूर किया था। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? एक छात्र ने पूछा। क्या उन्हें अपना विशेष प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए? मुझे मत बताइए कि वे हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। छात्र बेहद हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बदलाव के बारे में नहीं बताया गया था। उनकी चिंता का कारण ये था कि उनमें से कुछ पहले से ही स्कूल के बाहर इन बच्चों के अधीन काम कर रहे थे और उनमें श्रेष्ठता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। यह एक ऐसी बात थी जिसे कई नेता किसी न किसी वजह से बढ़ावा देते थे। वे उनके दिमाग में यह बात भर देते थे कि वे नेता बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और दूसरों से बेहतर हैं। बीच में एक सुंदर लड़का खड़ा था, जिसके बाल पीछे की ओर जेल लगे हुए थे। उसके बाल सुनहरे रंग के थे और बीच में एक काली लकीर थी। जेंडर ने उसे तुरंत देख लिया और सोचा कि वह ऐसा ही करेगा। पहले परिवार के वंशजों में से एक निकू वहां मौजूद ज्यादातर लोगों से छोटा था और उसका एक बड़ा भाई भी था। ये तब तक था जब तक कि अभियान यात्रा के दौरान उसकी हत्या नहीं हो गई। उसे नए 10वें नेता ने मार डाला, फिर भी कुछ नहीं किया गया। इस वजह से उसका गुस्सा 10वीं कक्षा के छात्रों पर सबसे ज्यादा था, लेकिन कुछ मायनों में इस घटना ने उसकी मदद भी की। अपने भाई की मौत की वजह से उसे उम्मीद से पहले स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे बाकियों के साथ भी स्कूल जाना होगा, तो वह फिर से निराश हो गया। इसलिए उन्होंने इस सभा को बुलाने का निर्णय लिया, एक ऐसी सभा जिसका उद्देश्य दूसरों को उनकी स्थिति से अवगत कराना था। देखो, हम यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम सब हमें ऐसे घूर रहे हो जैसे हम अलग हों। निकू ने कहा। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अलग हैं। हालांकि हम तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा पद तुमसे ऊंचा है, पिशाच के भविष्य को हम तुमसे ज्यादा महत्व देते हैं, और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ तुमसे बेहतर व्यवहार किया जाएगा। छात्र आपस में बड़बड़ाने और बातें करने लगे। उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था।
स्कूल उनके पारिवारिक कर्तव्यों से एक छुट्टी थी और अब लग रहा था कि उन्हें यहाँ भी यही सब करना होगा। क्या तुम सचमुच इतने खास हो? एक आवाज ने कहा। ये किसने कहा? निकू ने नाराज होकर पूछा, क्योंकि उसे बीच में ही टोक दिया गया था। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कई लोग बुदबुदा रहे थे, लेकिन उसने उन्हें अनसुना कर दिया। हालांकि यह बात जोर से और साफ तौर पर कही गई थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी। जब भीड़ ने रास्ता साफ किया और पता लगाया कि ये शब्द किसने कहे थे, तो वे सभी एक लड़की को घूर रहे थे जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। यह मैं थी, और मैंने कहा, क्या तुम सचमुच हमसे इतने बेहतर हो? एरिन ने दोहराया। रहस्यमयी महिला की बात सुनकर वे सोच रहे थे कि आखिर कौन सा छात्र इतना साहसी होगा जो ये शब्द कहेगा। शायद पीठ पीछे, पर सीधे मुंह पर नहीं। हालांकि वहां बहुत से छात्रों के विचार एक जैसे थे। उनके मन में अपने प्रत्यक्ष वंशजों के प्रति वही आक्रोश था। बेशक सभी वंशज ऐसे नहीं थे, लेकिन हर समूह में कुछ ऐसे लोग होते थे जो मार्गदर्शन करते थे, दूसरों को अपने जैसे विचार रखने के लिए प्रेरित करते थे, उन पर प्रभाव डालते थे। इस वजह से आम पिशाचों और महलों में रहने वालों के बीच एक फर्क पैदा हो गया था। पिशाचों का उद्देश्य था कि वे खुलकर अपने नेताओं को अपनी चिंताएं बता सकें। परिवार के नेता न केवल उनकी रक्षा के लिए बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी मौजूद थे, लेकिन हाल ही में युवा पिशाच उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने लगे थे, न कि उन साथियों जैसा जिनकी वे जिम्मेदारी लेते थे। फिर भी उनमें से एक भी डर के मारे शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही वजह थी कि किसी का उन सब के सामने बोलना सबको इतना हैरान कर गया था। जब उन्होंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन कई पिशाच ऐसे भी थे जिन्होंने अपने परिवारों के साथ रहना पसंद किया था और उन्हें बाद में ही देखा जाता था। वे एरिन को उन इंसानों में से एक के रूप में नहीं पहचान पाए जो कुछ देर पहले हमला करने आए थे, क्योंकि जब से उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था तब से उसके चेहरे और बालों का रंग बदल गया था। पहले वह सुनहरे बालों वाली महिला थी, लेकिन अब उसके बाल काले हो गए थे। मैं तुम्हारे टाइप को जानती हूँ, एरिन ने कहा। उसने अपनी बात जारी रखी और निकू की उस घूरती निगाह को नज़रअंदाज कर दिया जो उसे घूर रही थी। मेरे टाइप के, निकू ने जवाब दिया। आपका मतलब हम लोगों से है जिनके पास नेता बनने का मौका है, जो आपकी रक्षा करते हैं। एक नेता? मुझे तो बस एक बच्चा ही दिख रहा है जिसने हर चीज़ को अपने सिर पर ले लिया है। मैंने पहले भी एक सच्चा नेता देखा है। उसे अपने पिता की याद आई जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस धरती की रक्षा की थी। ऐसे नेता जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। नेताओं का काम अपने लोगों का सम्मान हासिल करना होता है। वे उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें मजबूर नहीं करते। भले ही आपके पास नेता की उपाधि हो, आप कभी नेता नहीं बन पाएंगे। अब तक एरिन के आसपास मौजूद सभी लोग एक तरफ हट चुके थे। वे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, और जो लोग अब भी उसके पास खड़े थे वे वही लोग थे जो उसके साथ आए थे। शायद हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, है ना एरिन? आज तो पहला दिन है, एमी ने घबराते हुए कहा। वह जानती थी कि शायद कुछ लोग इधर उधर उन्हें निशाना बनाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ज़ेंडर के पिछले कारनामे और ताकत उनमें से ज़्यादातर को रोक देगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वंशज उसी स्कूल में पढ़ेंगे। ज़ेंडर के पास भी अपनी कुशलता के बावजूद कोई मौका नहीं था। अब जब एरिन वंशजों को समेट रही है तो वे ध्यान का केंद्र और एक बड़ा निशाना बन जाएंगे। हालांकि उसे एरिन की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं था। उसने उसे पहले कभी सीधे लड़ते नहीं देखा था और सोच रही थी कि उसमें इतना अजीब आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। निकू सोच ही रहा था कि क्या कहे, तभी उसकी नज़र उस परेशान करने वाली लड़की के पास खड़े लोगों पर पड़ी। वह उसे गलत साबित करके इस बदचलन औरत का मुंह बंद करवाना चाहता था, लेकिन एक खास शख्स को देखकर उसे एक आइडिया सूझा। उसका गुस्सा अब मुस्कुराहट में बदल गया था। अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही थी, निकू ने कहा। क्योंकि ज़ेंडर तुम्हारे पीछे खड़ा है ना? मैंने सुना था कि वह कभी स्कूल का सबसे होनहार छात्र था और उसे पहले परिवार में शामिल होने का न्योता भी मिला था। मैंने सुना था कि तुम 10वें परिवार में चली गई हो। क्या तुम्हें सिर्फ एक साधारण दाई बनने के लिए बनाया गया है? बेहतर होगा कि तुम अपनी उन लड़कियों का मुंह बंद रखो। अब उन टिप्पणियों से एमी भी क्रोधित हो गईं। क्या कहा तूने, नाक सिकोड़ने वाले बदमाश? एमी चिल्लाए। हमें बोलने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बात खुद कह सकते हैं। देख, एरिन सही कह रही थी, तू बच्ची है। क्या तूने अभी तक अपनी माँ का स्तन चूसना बंद कर दिया है? इस बात से चिंतित कि शायद एरिन बहुत आगे निकल गया है, ज़ेंडर ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस वास्तविक व्यक्ति को उसे नियंत्रण में रखने की आवश्यकता थी वह एमी थी। निकू के पीछे खड़े अन्य मृतक उसकी टिप्पणियों पर हंसने लगे और इससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। देखते हैं आखिर में कौन हंसता है, निकू ने कहा। पीछे हटो, एरिन ने कहा। किसी को भी पता न चले। एरिन को पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। वह अपनी क्षमता से बता सकती थी। उसके आभामंडल में आया बदलाव आक्रामक हो गया था और वह उससे पहले ही आगे बढ़ रहा था। अगले ही पल वह हाथ बढ़ाए आगे बढ़ रहा था।
एमी, जेंडर चिल्लाया, जो उसके सबसे करीब था। उसने उसे पीछे खींचकर रास्ते से हटाया और निकू को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन निकू की गति के आगे दयावश, ऐसा लग रहा था जैसे जेंडर की मुट्ठी धीमी गति से चल रही हो। निकू ने झुककर एक जोरदार किक मारी जिससे जेंडर जमीन पर गिर पड़ा। जेंडर कुछ और कर पाता, इससे पहले ही उसने एक आक्रामक स्टॉम्प से जेंडर का हाथ न सिर्फ जकड़ लिया, बल्कि उसे कुचल भी दिया। हाँ हाँ, निकू जोर से हंसा। देखो, यही फर्क है हम वंशजों और तुम बाकियों में। तुम में से सबसे मजबूत इंसान भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दूर हटो, एरिन ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे दोनों की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने कटाना जैसी तलवार इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी जो लियो के इस्तेमाल से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी पीठ पर अब भी एक लंबी तलवार लटक रही थी। मैंने अभी अभी तुम्हारे नेता को हराया है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? निकू ने पूछा। कुछ और न कहते हुए, जब एरिन हमला करने की दूरी पर थी, तो उसने एक सहज गति से अपनी तलवार निकाल ली और निकू पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी जिससे उसका ब्लेड रुक गया। उसने इसे कैसे रोका? एरिन ने सोचा। जब उसने देखा कि उसके हमले को किसने रोका था, तो वह निकू नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है, और वह भी पहले दिन? सिल्वर ने पूछा। ये वैम्पायर नाइट सिल्वर है, छात्र हौंफते हुए बोले। क्या वह फिर से स्कूल में पढ़ाने जा रही है? वह अवश्य होगी, शायद इसीलिए वह यहाँ है। ब्लेड को सिल्वर के कठोर हाथ ने रोक दिया था और ऐसा लग रहा था कि सिल्वर ने रक्त को कठोर करने वाले कौशल का उपयोग किया था, क्योंकि उसकी उंगलियां रक्त में डूबी हुई थीं। सब लोग तुरंत अपनी कक्षाओं में चले जाओ, मैं पहले दिन यह नहीं लूंगा, सिल्वर ने आदेश दिया और सब लोग उसके पीछे चलने लगे। सिल्वर ने यह सुनिश्चित किया कि एरिन और उसके समूह को जाने की अनुमति देने से पहले प्रत्यक्ष वंशज स्कूल में प्रवेश कर लें। हाथ ऊपर उठाते ही उसे हल्का सा चुभन भरा दर्द हुआ और उसने देखा कि उसकी हथेली कट गई है। ये तुम्हारी छात्रा लियो है, मैं देख सकती हूँ कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन खतरनाक भी है। अगर मैंने अभी उस हमले को नहीं रोका होता तो निकू का सिर जमीन पर लुढ़क जाता। स्कूल की ओर जाते हुए एरिन लगातार अपनी आंखें बंद किए हुए थी और ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे जो घटना अभी अभी घटी है वह वास्तव में घटी ही नहीं थी। वह अपनी नई क्षमता को निखारने के लिए हर संभव अवसर का उपयोग करना चाहती थी। वह लियो की तरह नहीं थी और उसे किसी तरह अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। मैं उसकी आभा को काफ़ी साफ देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफ़ी जिद्दी था और उसमें बहुत ऊर्जा थी। हालांकि उस छोटी सी हाथापाई के दौरान उसने कुछ और भी देखा। जब निकू के प्रति उसकी आक्रामकता बढ़ी थी, तब उसने कुछ अलग महसूस किया था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस आभा ने दी थी जो उसने देखी थी। उनके आसपास के सभी लोगों का, चाहे वे कमज़ोर हो या मजबूत, आभा मंडल एक ही रंग का था। एमी वगैरह जैसे उपवर्गों में अंतर जरूर था, लेकिन वे एक जैसे थे। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका आभामंडल बिल्कुल अलग था, और वह थी वह खुद। क्विन, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? मैं क्या हूं? एरिन ने सोचा। क्विन ने एरिन को बताया था कि वह बाकियों से अलग है। क्विन के इस कथन का असल में क्या मतलब था, ये जानने के लिए उसने एमी से विभिन्न प्रकार के पिशाचों के बारे में जानकारी मांगी थी। चूंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी और पहली बार ही उसके बारे में जान रही थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि उसके आसपास के दोस्त क्या बन गए थे। एमी से उसने उपवर्गों के बारे में सीखा था। हालांकि उसे यही अजीब लगा था, पिशाचों और उपवर्गों की आभा एक जैसी बैंगनी होती थी, बस फर्क उसके आकार का था। पिशाच एक तरह की लौ की तरह टिमटिमाते थे। मरे हुए लोगों की आभा एक वृत्त जैसी थी और बाकी उपवर्गों की भी, लेकिन उसकी आभा अलग थी। उसका आकार अलग नहीं था, बल्कि पिशाचों जैसा था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल अलग था, जिससे उसके मन में सवाल उठा, क्या क्विन उससे कुछ छिपा रहा है? धामपीर वास्तव में क्या है? शायद मैं स्कूल में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकूं। स्कूल का पहला दिन शुरू हुआ और एरिन और उसके समूह को एक ही कक्षा में रखा गया। वे बस यही मान सकते थे कि ऐसा एडवर्ड्स की वजह से हुआ होगा। वह एक साधारण कारण बता पाता कि 10वें परिवार के नए सदस्यों की देखभाल करना क्यों जरूरी था। उनकी कक्षा में कुछ मृतक थे, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं लगा कि निकू, जो उनके समूह से सबसे ज्यादा नाराज था, उसमें शामिल था। एक और बुरी खबर यह थी कि उनकी शिक्षिका सिल्वर नहीं, बल्कि एक और महिला थी जिनका नाम गिना था। वह अपनी कक्षा में सख्त थी, लेकिन सिल्वर की तरह बेरुखी से नहीं, बल्कि एक शिक्षिका की तरह। जैसे जैसे दिन भर पाठ चलते गए, लोगों को एक स्पष्ट अंतर नजर आने लगा। बच्चे न सिर्फ ज्यादा मजबूत थे, बल्कि उनका ज्ञान भी बेहतर था। बाकी कक्षा को जो विषय पढ़ाए जा रहे थे, उनके बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जीना अब उनसे सवाल पूछना बंद कर देती थी। हालांकि जब ऐसा हुआ तो वे बोरियत के मारे कक्षा में हंगामा करने लगे, जिससे जीना चिढ़ गई। पीछे बैठे तुम लोग चुप हो जाओ, जीना चिल्लाए। मैं समझती हूँ कि तुम लोग आज का पाठ समझ गए होगे, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाए। क्या तुम सचमुच इतने स्वार्थी हो सकते हो?
वंशजों ने बात करना बंद कर दिया और एक लड़का जो समूह में सबसे आगे था, जिसने अपनी एक आंख को बालों से ढका हुआ था, उसकी ओर देखने लगा। क्या आप तीसरे टॉपी परिवार का हिस्सा नहीं हैं, मिस जीना? अगर मुझे याद है तो आप काफ़ी समय से मेरी माँ की चापलूसी कर रही हैं, अंदर के किले में घुसने की कोशिश में। अगर यह सब अचानक बर्बाद हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है ना? जीना का चेहरा उतर गया और वह घबरा गई। जल्द ही वह अपने पाठ पर वापस चली गई और पीछे हो रही बातचीत को अनदेखा कर दिया। ये तो गड़बड़ है, वे क्या सोच रहे थे? एमी ने फुसफुसाते हुए पूछा। यही कारण है कि अतीत में वंशजों को केवल पिशाच शूरवीरों द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। ज़ैंडर ने उत्तर दिया। उनका, चाहे किसी भी उम्र का हो, सामान्य पिशाचों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। सैद्धांतिक पाठों से आगे बढ़ते हुए अगला चरण व्यवहारिक पाठों की ओर बढ़ना था। यहाँ बाकी कक्षाएं मैदान में एक साथ थीं। होलोग्राफिक डमी अलग अलग जगहों पर अलग अलग दूरी पर रखी गई थीं और लक्ष्य था ब्लड स्वाइप से डमी पर वार करना। ये नियंत्रण रखने और ये देखने का पाठ था कि हर व्यक्ति अपना खून का वार कितनी दूर तक फेंक सकता है। जब कक्षाएं बाहर दिखाई देती थीं तो एक खास समूह का मजाक उड़ाया जाता था, और इस बार सिर्फ वंशज ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मजाक उड़ा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग इसे बाहर पहन सकते हो, उनमें से एक ने कहा। मैं ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा करने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करूंगा। कुछ ताने टिम्मी और एरिन पर भी फेंके गए, जिन्होंने एक ही तरह के जानवरों वाले कपड़े पहने हुए थे। जिन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था वे 10वें परिवार के वे लोग थे जिन्होंने जानवरों वाले कपड़े पहने थे। क्या वह जानवर जैसा उपकरण आपकी मदद भी कर सकता है? वे पूछते रहे। व्यवहारिक पाठ शुरू हो चुका था और जैसी कि उम्मीद थी, वंशज सभी सामान्य पिशाचों को पछाड़ रहे थे, लगभग दुगुनी दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साध रहे थे। लक्ष्य 5 पंक्तियों में रखे गए थे और अब तक वंशज ज्यादातर तीसरी पंक्ति पर निशाना साध रहे थे, जबकि सामान्य पिशाच पहली पंक्ति पर निशाना साध रहे थे। ये देखकर सिल्वर के अलावा बाकी शिक्षकों ने भी सोचा कि ज्यादा से ज्यादा चौथी पंक्ति तक ही पहुंच पाएंगे। तीसरी पंक्ति के पीछे रखे गए लक्ष्य ज्यादातर प्रोत्साहन के लिए थे और उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अभी और प्रशिक्षण लेना है। जब ज़ैंडर का नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था क्योंकि उसे निकू ने पीटा था, जो उससे भी छोटा था। क्या कड़ी मेहनत वाकई प्रतिभा की भरपाई नहीं कर सकती? उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। तैयारी करते हुए और आगे बढ़ते हुए उसने तय किया कि उसे उन सभी बाधाओं को पार करना है और उन सभी को पीछे छोड़ना है जो सोचते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकता। खून का एक टुकड़ा बाहर आया जो बाकियों से बड़ा था और जमीन पर तेज गति से दौड़ रहा था। जो लोग उसे कुछ नहीं समझते थे वे अब ध्यान दे रहे थे। ज़ैंडर, वाह! एमी चिल्लाए। उसने पहले लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया, दूसरी पंक्ति से गुजरते हुए, और ऐसा लग रहा था कि उसकी गति धीमी नहीं होगी। फिर वह तीसरी पंक्ति तक पहुंच गया। ये तो वंशजों के समान ही अच्छा है, अन्य छात्रों ने कहा। अब वे उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, भले ही वह किसी भी परिवार का सदस्य क्यों न हो। अंततः ऐसा लग रहा था कि वह चौथी पंक्ति तक पहुंचने वाला है, लेकिन आधे रास्ते में ही लाल आभा गायब हो गई। फिर भी हर कोई आश्चर्यचकित था कि एक सामान्य पिशाच में वंशजों के बराबर की ताकत थी। मुझे लगता है कि तुम बिना किसी कारण के सर्वश्रेष्ठ छात्र नहीं थे, एमी ने वापस जाते समय उसे हाई फाइव देते हुए कहा। दयनीय, निकू ने कहा। तुम लोगों ने एक साधारण पिशाच को अपने बराबर अंक दिए। तुम लोग नेता बनने के लायक नहीं हो। निकू एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि नेता सबसे ताकतवर होना चाहिए। सम्मान पाने के लिए ताकतवर होना पिशाचों का तरीका था। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसने बहुत मेहनत की और अपना खून का घूंसा फेंक दिया, इतनी ताकत के साथ कि वह जमीन पर गिर भी गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब उसने फिर से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि उसने चौथा लक्ष्य ध्वस्त कर दिया था, सभी में से सबसे ज्यादा अंक हासिल कर लिया था। यही अंतर है, तुम कभी भी हमसे आगे नहीं निकल सकते, निकू ने कहा। और भी छात्रों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी निकू के स्कोर को मात नहीं दे पाया। आखिरकार एरिन की बारी आई। किसी को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उनके लिए तो वो बस एक ऐसी लड़की थी जो किसी न किसी वजह से मृतकों के खिलाफ जाने का मन बना चुकी थी। यद्यपि वे सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना नहीं कर रहे थे, फिर भी कहीं न कहीं वे आशा कर रहे थे कि एरिन कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन करेगी। उस दयनीय जानवर के सामान को देखो, निकू चिल्लाया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि एरिन ने सुन लिया था। क्या मुझे जानवरों का गियर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है? एरिन ने जवाब दिया। मैंने सोचा था कि यह टेस्ट हमें असली दुनिया के लिए तैयार करने के लिए था, ये देखने के लिए कि अगर हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़े तो कैसा होगा। अगर बाहर मैं जानवरों का गियर इस्तेमाल करूंगी तो यहाँ भी जानवरों का गियर इस्तेमाल करूंगी। बाकी लोग अब भी एरिन के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्हें अजीब लगा कि कोई बीस्ट गियर के बारे में इतनी सकारात्मक बातें कर रहा है।
उनके लिए यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा दावा कर रहा हो कि ट्रेनिंग व्हील्स के साथ वह बाइक बेहतर चलाता है, तो क्यों न उन्हें हमेशा पहने रखा जाए। ध्यान केंद्रित करते हुए एरिन ने अपनी क्यूई लगाई और अपने रक्त को भी केंद्रित किया। उसने लियो से बहुत कुछ सीखा था और यह पहली चीज़ों में से एक थी। जितनी जल्दी हो सके अपनी ब्लेड निकाली और अपनी उंगलियों के बजाय ब्लेड से ही रक्त की एक धार छोड़ी। यह बाकी सभी से ज़्यादा तेज़ी से निकला और ऐसा लग रहा था कि इसके धीमे होने के कोई आसार नहीं हैं। इसने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और आखिरकार पांचवें को भी ध्वस्त कर दिया। यही है जानवरों के गियर की ताकत। अगर किसी को 10वें परिवार के जानवरों के गियर इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने में खुशी होगी। वह इठलाती हुई चली गई और मृतकों की तरफ देखा तक नहीं। उसने जो कुछ किया था उसे देखकर निकू को पता चल गया कि यह लड़की मुसीबत खड़ी करने वाली है और कुछ गंभीरता से करने की ज़रूरत है।